वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी को सबसे पहले 15 अगस्त 2026 पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। इस शुभ अवसर पर या मैं ये कहूं कि हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस पर आज मैं यही कामना करता हूं कि मेरा देश निरंतर उन्नति करता रहे, मेरे देश का हर नागरिक हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा वो समृद्धि की तरफ बढ़ता रहे और मेरा देश हमेशा सुरक्षित हाथों में रहे। चलिएगा, अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज। कहने का मतलब ये वे प्रेपोजिशंस जो कारण को बताती है। ठीक है, तो आइएगा बात करते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज। उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा बिकॉज ऑफ की। किसकी? बिकॉज ऑफ की। तो सुनिएगा कहां प्रयोग करते हैं हम, सुनना। इट इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशन ऑफ अ वर्ब और एडवर्ब। कहने का मतलब क्या? किसी वर्ब और एडवर्ब, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वर्ब और एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब, किसी वर्ब और एडवर्ब के मॉडिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। कहने का मतलब हो गया ये किसी काम के कारण को बताता है कि भाई ये काम क्यों हुआ। सही बात है, किसी वर्ब के कारण को बताता है। देखिए मैंने लिखा इट एक्सप्लेन्स व्हाई एन एक्शन हैपेंड। ये बताता है उस कारण को जिस कारण से कोई एक्शन हैपन हुआ है। क्लियर है? ओके सर, एग्जांपल से समझते हैं। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। अब देखिएगा ये वर्ब है आपका कि वो असफल हुआ, वो फेल हुआ। क्लियर है? वो फेल हुआ, लेकिन उसके फेल होने का कारण क्या था? इस वर्ब का कारण क्या था? उसका लेजीनेस। तो साफ सुथरी बात है, मैंने आपको कहा कि ये है ना डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब और एडवर्ब के मॉडिफिकेशन को। ये किसी काम के होने के कारण को बताता। देखिएगा ये काम हुआ, वो असफल हुआ। काम क्या हुआ? कि वो असफल हुआ। तो उसके असफल होने का कारण क्या था? लेजीनेस, उसका आलस। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है जिसमें हमने एडवर्ब की बात की, तो सुनिएगा। He arrived late because of the heavy traffic। कहने का मतलब क्या? हैवी ट्रैफिक के कारण वो लेट हुआ, वो पहुंचा, है ना, वो पहुंचा, लेकिन कैसा पहुंचा? लेट पहुंचा। ये जो लेट है ये एक एडवर्ब है, तो उसके लेट होने का कारण क्या था? हैवी ट्रैफिक। तो कहने का मतलब क्या? मैंने आपको बताया है कि बिकॉज ऑफ का प्रयोग किसी वर्ब और एडवर्ब, है ना, उनके कारण की बात करता है। चलिएगा नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं अगले वाला जो प्रेपोजिशन है वो है ड्यू टू। अब देखते हैं ड्यू टू का मतलब भी के कारण होता है, बिकॉज ऑफ का मतलब भी के कारण होता है, लेकिन फर्क है, अंतर है। देखिएगा क्या अंतर है, तो सुनना। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन। देखिएगा मैंने वहां आपको बताया था कि वो किसी वर्ब या एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, सीधी बात है, जबकि ये डिस्क्राइब करता है नाउन को। ये किसी नाउन के कारण की बात करता है, जबकि बिकॉज ऑफ किसी वर्ब और एडवर्ब के कारण की बात करता है। क्लियर है? दिमाग में रखिएगा। आइए बात करते हैं आगे। इट कम्स आफ्टर नाउन टू स्टेट इट्स कॉज, है ना, ये किसी नाउन के बाद आता है और उसके कारण को बताता है। इट इज कॉमनली यूज्ड आफ्टर द बी वर्ब, है ना, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग हम बी वर्ब के बाद में करते हैं अक्सर, है ना, कॉमनली कहने का मतलब। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या? कॉमनली इसका प्रयोग बी वर्ब के बाद होता है। सर बी वर्ब कौन कौन सी है? बी वर्ब्स कौन कौन सी है तो बताइए। तो कहने का मतलब क्या? बी में इज, आर, एम, वॉज, वर ये आते हैं। क्लियर है? ये सब बी के फॉर्म से है। क्लियर है सर? आइए बात करते हैं। His success is due to his hard work। अब देखिएगा, है ना, ये नाउन है, सफलता, सक्सेस, सफलता। सही है? और इस सफलता का कारण बता रहा है कि भाई इस सफलता का कारण क्या है? हार्ड वर्क। क्लियर है? तो मैंने आपको यही कहा कि नाउन के कारण को बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो बिल्कुल इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। इस नाउन के कारण को बता रहा है कौन? ड्यू टू। मैंने आपको ये भी कहा, यहां पे लिखा मैंने इट इज कॉमनली यूज्ड आफ्टर द बी वर्ब। तो देखिए ये बैठा बी वर्ब, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब बी वर्ब है। क्लियर है? तो देखिए इज के बाद बैठा है ड्यू टू। एक और एग्जांपल लिया है, द डिले वॉज ड्यू टू द हैवी रेन। कहने का मतलब क्या? डिले, डिले का मतलब होता है देरी, जो कि एक नाउन है। इस नाउन का कारण बता रहा है कि साहब डिले का कारण क्या था? तो डिले का कारण था हैवी रेन। समझ में आ गया होगा? तो कहने का मतलब बिकॉज ऑफ जो है वो वर्ब और एडवर्ब के कारण को बताता है, जबकि ड्यू टू एक नाउन के कारण को बताता है। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन की, जो है ओइंग टू। इसका भी मतलब होता है के कारण, लेकिन अंतर है, ध्यान देना। बिकॉज ऑफ का मतलब भी के कारण, ड्यू टू का मतलब भी के कारण, ओइंग टू का भी मतलब के कारण, और अगले वाला हम पढ़ेंगे ऑन अकाउंट ऑफ, उसका भी मतलब होता है के कारण, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो सुनिएगा इसमें हम कैसे क्या प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा। इट वर्क्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक बिकॉज ऑफ। बिल्कुल ये सेम टू सेम बिकॉज ऑफ की तरह काम करता है, ठीक है, बट इज मच मोर फॉर्मल। लेकिन फॉर्मल है साहब, है ना, वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में काम आता है, ये फॉर्मल लैंग्वेज में काम आता है।
देखिएगा, इट इज फ्रीक्वेंटली यूज इन रिटन, प्रोफेशनल और ऑफिशियल इंग्लिश। कहने का मतलब हो गया रिटन इंग्लिश की बात करनी हो, रिटन लैंग्वेज की बात करनी हो, प्रोफेशनल है ना, या ऑफिशियल इंग्लिश की बात करनी हो, तो फिर आप किसका प्रयोग करें, ओइंग टू का, बिकॉज ये फॉर्मल है। सही बात है ना, बिकॉज ऑफ जो है वो इनफॉर्मल है और ओइंग टू क्या है, फॉर्मल है। तो फॉर्मल लैंग्वेज में आप इसका प्रयोग करें। देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिखा है, owing to her exceptional talent or dedication she won the first prize। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया उसने फर्स्ट प्राइज जीता, लेकिन किसके कारण, अपने जोरदार टैलेंट के कारण और अपने डेडिकेशन, अपने समर्पण के कारण। एक बात और भी होता है कि शुरुआत में अगर आपको प्रेपोजिशन लगाना है तो फिर owing to को प्रीफर करें। क्लियर है? तो ओइंग टू का प्रयोग किया गया है यहां पर, क्योंकि ये एक प्रकार की फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज मैंने ये बताई कि हमने स्टार्टिंग में ही प्रेपोजिशन का प्रयोग किया है, तो स्टार्टिंग में प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो आप ओइंग टू को प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओइंग टू हाई कंज्यूमर डिमांड द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्शन लाइन। कहने का मतलब क्या, कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए कंपनी ने एक नया प्रोडक्शन लाइन जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, तो इसके कारण, तो कहने का मतलब गया ओइंग टू का मतलब भी क्या होता है, के कारण, लेकिन थोड़ा फॉर्मल है। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका भी मतलब के कारण होता है, लेकिन इसके भी प्रयोग में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है तो सुनिएगा। इट इज यूज्ड लेस इन कैजुअल। कहने का मतलब क्या, कैजुअल भाषा में है ना इसका प्रयोग कम करना है, इनफॉर्मल स्पीच में इसका प्रयोग कम करना है, कहने मतलब इसका प्रयोग ना करे तो बढ़िया है, ऐसा कहने का मतलब। एंड मोर इन राइटिंग, लेकिन इसका ज्यादा प्रयोग करना है किसमें, राइटिंग में, ऑफिसेज में, ऑफिशियल नोटिसेस में और फॉर्मल एसेज में। कहने का मतलब क्या, वही वाली बात है, फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है तो आप ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करें। और मैं बता देता हूं, ऑन अकाउंट ऑफ जो है वो ज्यादा फॉर्मल है किससे, ओइंग टू से। दोनों ही फॉर्मल है, लेकिन ओइंग टू से भी ज्यादा फॉर्मल कौन है, ऑन अकाउंट ऑफ। क्लियर है सर? नेक्स्ट देखिएगा क्या लिखा मैं लिखा ऑल्दो इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉजिटिव रीजंस, it is mostly used to state causes related to obstacles, troubles, delays or problems। कहने का मतलब हो गया ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग हम पॉजिटिव रीजंस में ना करें, है ना, होता है, इसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव रीजंस को बताने के लिए भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग नेगेटिव रीजंस को बताने के लिए करते हैं। देखिए, ऑब्स्टिकल्स, ये सब नेगेटिव रीजंस है। ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधा, ट्रबल्स परेशानियां, डिलेज देरी, क्लियर है, डिले का मतलब क्या, देरी, और प्रॉब्लम्स का मतलब क्या, समस्या है। तो नेगेटिव रीजंस को बताने के लिए हम इसी को प्रीफर करें तो बढ़िया है। क्लियर है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा किसी प्रकार से स्ट्रिक्टली कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल नहीं है कि साहब आप इसका प्रयोग नेगेटिव के लिए करें, पॉजिटिव के लिए ना करें। नहीं, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव में इसको प्रीफर किया जाता है। क्लियर है सर? जैसे देखिए, नेगेटिव जो रीजंस है उनमें, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, सच एज इलनेस, कोई बीमारी हो गया, बैड वेदर हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या, इनको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ। ओके सर, मैंने एग्जांपल लिखा है, द ऑफिस रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ लोकल स्ट्राइक। एक प्रकार की बाधा आई सब, सही बात है, और उस बाधा के कारण हमने ऑफिस को, है ना, क्लोज रखा, उसे बंद रखा, किसके कारण, एक लोकल स्ट्राइक के कारण। तो एक प्रकार की बाधा आई, मैंने आपको बताया, बाधा को बताने के लिए, परेशानी को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ। एक और एग्जांपल लिखा है, ही वाज पेनलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस इन हिज ड्यूटीज। कहने का मतलब हो गया उसने अपनी ड्यूटीज में लापरवाही बरती और उसी के कारण उस पर किसी प्रकार की पेनल्टी लगाई गई, है ना, उसे दंडित किया गया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमें फॉर्मल लैंग्वेज में इसका प्रयोग करें तो ध्यान रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले वाला जो प्रेपोजिशन है वो थ्रू। अब थ्रू का प्रयोग कहां करते हैं, तो इट इज यूज्ड टू शो अ मीडियम पाथ ऑफ प्रोसेस। अगर आप किसी माध्यम की बात करना चाहते हैं, है ना, पाथ की बात करना चाहते हैं, तरीके की बात करना चाहते हैं, प्रोसेस की बात करना चाहते हैं, सीधी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया माध्यम, तरीका अगर आप बताना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करें, थ्रू, के माध्यम से। हम ऐसा कह सकते हैं, के माध्यम से, के जरिए आप ऐसा कह सकते हैं। आई गॉट इट थ्रू अ बुक। देखिए, मैंने ये प्राप्त किया एक किताब के माध्यम से, एक किताब के जरिए, मुझे पता पड़ा एक किताब के जरिए, सीधी बात है, तो ये मीडियम बन गया, है ना, तो आई गॉट इट थ्रू अ बुक। नेक्स्ट, ही सिक्योर्ड द एडमिशन थ्रू अ स्कॉलरशिप एग्जाम। उसने अपने एडमिशन को सिक्योर किया
लेकिन किसके थ्रू, है ना, एक एग्जाम के थ्रू उसको एक एग्जाम देना पड़ा, तो उस एग्जाम, है ना, उस एग्जाम वो एक प्रकार का माध्यम बन गया, वो स्कॉलरशिप एग्जाम क्या बन गया, माध्यम, उसके एडमिशन का क्या बन गया, माध्यम, उसका जरिया बन गया कि उसके कारण उसका एग्जाम उसका एडमिशन हुआ। क्लियर है सर? द रॉ मटेरियल गोज थ्रू सेवरल क्वालिटी चेक्स बिफोर पैकेजिंग। क्लियर है? प्रोसेस की बात हो रही है कि साहब पैकेजिंग से पहले उसे बहुत सारे, है ना, चेक क्वालिटी या क्वालिटी चेक प्रोसेस में से गुजारा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर थ्रू का प्रयोग हम मीडियम बताने के लिए, पाथ को बताने के लिए, प्रोसेस को बताने के लिए करते हैं। ठीक है सर? ओके, नेक्स्ट अगले वाला हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रेपोजिशन है वो हो जाएगा फ्रॉम। अब देखिएगा, देखिए फ्रॉम का प्रयोग हम कहां करते हैं, सुनिएगा। इट इज यूज्ड फॉर फिजिकल रिएक्शंस, इमोशंस और एक्सटर्नल इफेक्ट्स सच एज फटीग, कोल्ड और इंजरी दैट कॉज रिजल्ट। कहने का मतलब हो गया साहब, किसी प्रकार का फिजिकल रिएक्शन अगर आपको शो करना है, किसी प्रकार का इमोशन शो करना है, किसी प्रकार का एक्सटर्नल इफेक्ट जैसे कोई फटीग है, कोई कोल्ड है, कोई इंजरी है, इस प्रकार की चीजों को अगर आपको बताना है, मैं सीधी बात बताऊं, अगर आप पीड़ा का कारण बताना चाहते हैं, है ना, किसी पीड़ा का अगर कारण बताना चाहते हैं, तो फिर आप किसका प्रयोग करें, फ्रॉम का। जस्ट देखिएगा, मैं लिखा है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, वो पीड़ित है, किससे पीड़ित है, बुखार से। तो मैंने आपको कहा पीड़ा का कारण बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देना। एक और मैंने लिखा ही वॉक स्लोली फ्रॉम शीयर एग्जॉस्शन। कहने का मतलब हो गया कि थकान के कारण, एग्जॉस्शन के कारण, ठीक है, वो काफी धीमे धीमे चला। क्लियर है? तो वही वाली बात है, पीड़ा का कारण है। ओके सर, तो पीड़ा का कारण बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, दिमाग में बिठा दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले वाला पॉइंट है ऑव। हमारा जो अगले वाला जो प्रेपोजिशन है वो है ऑव। ओके सर, इट इज यूज्ड टू स्टेट द कॉजेज ऑफ डेथ, फेटल डिजीजेस, है ना, वैसे फेटल पढ़ते, इसको ध्यान देना, फेटल वापस पढ़ लेता हूं इसे। इट इज यूज्ड टू स्टेट द कॉजेज ऑफ डेथ, फेटल डिजीजेस और द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ इंटरनल फीलिंग्स। कहने का मतलब क्या हो गया, सीधी बात होता हूं, जैसे मैंने वहां पे बताया आपको फ्रॉम में कि पीड़ा का कारण बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करें, और यहां पर मौत का कारण बताया जाता है। देखिए मैंने लिखा कॉजेज ऑफ डेथ, और कोई भयंकर बीमारी, है ना, उसका कारण, ठीक है, और द एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ इंटरनल फीलिंग्स, और कोई इंटरनल फीलिंग्स है उसका एक्सट्रीम लेवल अगर आपको बताना है, तो फिर आप किसका प्रयोग करें, ऑव का प्रयोग करें। जस्ट देखिएगा, है ना, सच एज हंगर, शॉक, एक्सट्रीम जॉय, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटरनल फीलिंग हो सकती है। ओके, एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, देखिए आप, वो मरा, एक भयंकर बीमारी से मरा, फेटल डिजीज से मरा, ही डाइड ऑफ कैंसर। क्लियर है? ही डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, वो भूख और प्यास से मरा, ठीक है। शी वेप्ट ऑफ जॉय व्हेन शी सॉ द रिजल्ट। अब यहां पर ये इंटरनल फीलिंग है और उसका एक्सट्रीम फॉर्म बताया गया है ना, कि भाई वो, है ना, लड़की थी, ठीक है, बच्ची रो पड़ी जैसे उसने अपना रिजल्ट देखा। सही बात है, बच्चे जब 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद जैसा उन्होंने सोचा वैसा अगर रिजल्ट मिल जाता है, तो बच्चे की भावनाएं बाहर आ पड़ती है। सही बात है, वो फूट पड़ता है, वो रो पड़ता है। सही है, हालांकि वो खुशी होती है, लेकिन वो कहने का मतलब एक ऐसी भावना जिसको हम बता नहीं सकते। तो बिल्कुल साफ वो यही बताया गया कि एक एक्सट्रीम लेवल एक फीलिंग का। सही बात है, तो ऐसी फीलिंग के एक्सट्रीम लेवल को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का। शी वेप्ट ऑफ जॉय व्हेन शी सॉ द रिजल्ट। क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के प्रेपोजिशंस, है ना, जो कि थे प्रेपोजिशंस ऑफ कॉज। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, अगर आपको आज का ये जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है, तो उन्हें मेरे वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम फिर से एक बार आपको हमारे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से वंदे मातरम, जय हिंद।